यहाँ आए सभी अतिथियों का हम बहुत स्वागत करते हैं विस्तार न्यूज़ में। विस्तार न्यूज़ का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा तक जनता तक पहुँचना, लोगों तक पहुँचना और ऐसे स्क्रीन के अलावा भी ऐसे रूबरू पहुँचना। अभी तक तो हमारे संवाददाता आप लोगों के पास आते हैं, हम लोगों की कोशिश होती है हम लोग भी अपने पूरे चैनल के सभी साथियों के साथ आपके पास जाएं, आपकी बातें सुनें, आपकी बातें करें और उसको आगे तक बढ़ाएं। ये एक न्यूज़ मीडिया का ये बहुत बड़ा मकसद होता है और विस्तार न्यूज़ में लगातार सक्रिय होता है, हमारी पूरी टीम सक्रिय होती है। प्रहलाद जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। जी, आपका बहुत धन्यवाद। और हमको मालूम है कि कल आपका 3 दिन का पंचायत विभाग का प्रोग्राम था, आपने रात में उसको ख़त्म किया, रात भर चल के आए और यहाँ पहुँचे हैं हम लोगों के लिए। तीनों कारण महत्वपूर्ण है। महाकौशल पर चर्चा है, आप वहीं के हैं और विस्तार से जो संबंध है, तो जो इसके बाद मुझे लगता है इतना करना कोई कठिन बात नहीं है, सामान्यतः करना चाहिए। नहीं, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ सामने भी महाकौशल से जुड़े बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठे हैं। अजय विश्नोई जी हैं, अभिलाष जी हैं, हमारे महापौर साहब हैं। तो पर जब हम लोग की बात हुई कि यहाँ पर महाकौशल में एक प्रोग्राम करना है, बड़ा प्रोग्राम करना है, तो जब मुख्य अतिथि बनाने की बात आई तो हमने कहा प्रहलाद जी से बेहतर कौन हो सकता है। आप तो इस शहर में पढ़े हुए भी हैं, आपने लंबा समय यहाँ गुजारा है, पढ़ाई की है यहाँ के कॉलेजेस में, और अब जब इस शहर को देखते हैं, अपने जबलपुर शहर को, तो क्या पाते हैं, कितना बदला है और कितना बदलने से बाकी रह गया है? देखिए, एक बात सच है कि जब प्रश्न आप करते हो तो महाकौशल का मुख्य केंद्र बिंदु जबलपुर है जी। लेकिन एक बार महाकौशल के बारे में समझ लेना चाहिए। रीवा संभाग है, सागर संभाग है, जबलपुर संभाग है, नर्मदापुरम का लगभग आधा हिस्सा महाकौशल का हिस्सा है। जब आप महाकौशल के बारे में सोचते हैं तो किसी बात की कमी महाकौशल में नहीं है। जल हो, जंगल हो, ज़मीन एशिया महाद्वीप की सबसे बेहतर, जिस ज़िले में आप आते हो वहीं पर है। फिर खनिज है, अन्य अन्य जितनी भी, चाहे जैव विविधता हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, या फिर प्लांट वैरायटीज़ हो, हम किसी मामले में कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हम जबलपुर के बारे में सोचते हैं, अगर आप मुझसे पूछते हो तो जब मैं जबलपुर शहर में पढ़ता था तब इसका दुनिया में नाम था, देश में तो कम से कम नाम था ही। 2 विश्वविद्यालय किस शहर में, तो लोग कहते थे जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है। हमारी पहचान थी। मुझे लगता है कि विस्तार हमारा हुआ है, विस्तार स्वाभाविक तरीके से होना भी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्हें ईमानदारी के साथ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर हो। एक समय ये जबलपुर ग्रामीण की 3 विधानसभाएं मेरी लोकसभा में होती थी, तब मैंने देखा है वो ग्रामीण क्षेत्र, और आज देखता हूँ तो निश्चित रूप से विकास है। तो जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्हें ईमानदारी से कोशिश की है और जो सामर्थ्य थी उन्हें करने का काम किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं विकास को ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हमको तुलना करना पड़ेगी कि हम बाकी महानगरों की तुलना में कहाँ हैं। हमारी जनसंख्या का जो ग्रोथ था बाकी शहरों की तुलना में तो वैसा नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि सारे संसाधन सब कुछ होने के बाद भी कहीं अब कोई गैप है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। और शायद इसी मकसद से हमने यहाँ सब लोगों को इकट्ठा किया हुआ है कि महाकौशल के सारे जनप्रतिनिधि आएँ और सोचें कि आखिर महाकौशल पिछड़ क्यों गया है, पीछे क्यों रह गया है। क्योंकि एक कसक मध्य प्रदेश गठन के बाद से महाकौशल या जबलपुर के लोगों को हमेशा से रही है कि राजधानी बनने से छूट गया था, राजधानी नहीं बन पाया, संस्कार धानी बना, और राजधानी नहीं बनने के एवज में हाईकोर्ट मिला। मगर अभी भी जैसे आपने कहा कि हम महाकौशल में बैठे हैं, यहाँ से लेकर नरसिंहपुर तक की जो ज़मीन है बहुत उर्वरा है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो और कहीं नहीं। अभी हम मटर की बात कर रहे थे, यहाँ सबसे ज़्यादा मटर होती है। हम नरसिंहपुर आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। मध्य प्रदेश का 90% गन्ना नरसिंहपुर में होता है, 90% मटर जबलपुर में होती है। मगर इस सब के बावजूद एक जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जो पूरी महाराष्ट्र और तमाम इलाकों में फैल गई है, कि हमारी जो उपज ज़्यादा बढ़ती है तो उसका प्रोसेसिंग भी यहाँ हो, हम उसको सिर्फ गुड़ भात ना बना पाए, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं डल पाई? मुझे लगता है कि जब मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर था तब मैं ये बात कहता था कि जब तक आप एक स्टेप आगे नहीं जाएंगे तो आपकी उपज आप पर भारी पड़ेगी। पंजाब हरियाणा के देखने के बाद अगर आपने अपने ग्रोथ के बारे में विचार नहीं किया तो ये निश्चित रूप से नुकसान करेगा। तो जो चीज़ें हमें, लेकिन हम उसको मुंबई पहुंचाते हैं,
तो मुझे लगता है कृषि के क्षेत्र में, या इसलिए मैंने जानबूझ के कहा कि चाहे प्लांट वैरायटीज हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, या फिर हमारी उपज का मामला हो, हम क्वालिटी फूड दे रहे हैं, लेकिन हम प्रोसेस करके उसको हमें जो वैल्यू एडिशन करना चाहिए उसमें हम पीछे हैं। दूसरा, अगर हम बहुत टूरिज्म की बात करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बातचीत करते हैं, लेकिन आप जबलपुर एकमात्र भारत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश भर में नहीं, एकमात्र शहर है जिसके किसी भी रास्ते पर जाइए तो आपको 150 किलोमीटर बाद एक टाइगर रिजर्व है, रिजर्व फॉरेस्ट है। ऐसा आपको दूसरा कोई शहर नहीं मिलेगा। लेकिन टेली सेवा अब शुरू की है, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार के मुख्यमंत्री जी को कि अभी टेली हवाई सेवा शुरू हुई है कि हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो। लेकिन जब तक आप इसको आदत में लेकर नहीं आएंगे, जब तक हमारे डेस्टिनेशंस को लोग जानेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता। जहाँ तक सवाल आर्कियोलॉजी का है, आर्कियोलॉजी की इतनी बड़ी संपत्ति हम रखते हैं, जो 3 बड़े जियोलॉजिकल चेन है पूरी दुनिया में, वो तीनों के गवाह आपके पास में सबूत है। आप चले जाइए कुंडम का फॉसल ब्लॉक, जो पहला कभी चेंज हुआ होगा, दूसरा चेंज था वो फॉसल ब्लॉक था। पहला चेंज था कि जब धरती बनी थी तो लमेटा ट्रैप जो वर्ल्ड जियोलॉजी का हिस्सा है वो आपके जबलपुर में नंदा जी के किनारे है। तो जब धरती बनी थी वो पत्थर आपके पास हैं। दूसरा जो चेंज हुआ उसके लिए आपके पास में फॉसल ब्लॉक कुंडम है। तीसरा जो बड़ा चेंज हुआ उसका भेड़ा घाट है। अब सुएज नहर बनने के बाद में एकमात्र नदी है नर्मदा, जो दुनिया में ऐसी जगह है जो पत्थर को काट कर जाकर चल रही है, और उसके बाद भी हम उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए। वहीं पर 64 योगी का मंदिर है जो कहते हैं कि 84 कहलाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चाहे आप साधना की दृष्टि से देखें, चाहे इतिहास या आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखें, हम रिच हैं, हमारी संपन्नता पर नहीं हो सकता। लेकिन जब हम पैदा करते हैं तो वैल्यू एडिशन के लिए हमें लोगों का वातावरण बनाना पड़ेगा। हमारे पास दीज है, लेकिन हम शोकेस कर पाए हैं क्या, हम लोगों को बता पाए हैं क्या? ये जो चीज़ें हैं ये लैप्स लगता है, खाली गैप्स है। जिस दिन ये भर जाएंगे, हमसे बेहतर कोई और नहीं है। हमें कुछ उसके बाद कुछ बेचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लोग आएंगे। हाँ, जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हो, इसमें हम झटके खाते रहे। कभी एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, कभी अचानक दम पड़ गई, लेकिन हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, देश के हार्ट में। मतलब इसलिए रोड नेटवर्क ने हमको ताकत दी है, लेकिन लोगों को, जिन लोगों को आना है उनको कनेक्टिविटी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी। बोई मार्केट, आप नागपुर के एयरपोर्ट पर जाइए, वो अपने आप को कहता है कि वो टाइगर एयरपोर्ट है, वो टाइगर सिटी है। हम टाइगर सिटी नहीं कह पाए, जिसके चारों तरफ शहर ही शहर है। तो ये ब्रांडिंग है, इस ब्रांडिंग में हम पीछे हुए हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर एक पत्रकार का सवाल यही होता है कि आखिर इस ब्रांडिंग में कमज़ोर कौन है? 20 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो ब्रांडिंग कब मजबूत हो पाएगी मध्य प्रदेश के कि लोग मध्य प्रदेश और खासकर महाकौशल को जाने कि ये वो जगह है जहाँ एमपी गजब है वाला जब ऐड चलता है तो सबसे ज़्यादा विजुअल्स जबलपुर और महाकौशल के होते हैं। उस एमपी गजब में सबसे ज़्यादा टूरिज्म की प्लेसेस यदि कहीं है तो जबलपुर के आसपास है, फिर भी जबलपुर क्यों पिछड़ जाता है? तो कौन है जिम्मेदार? नहीं, मुझे लगता है कि जिम्मेदार हम सब हैं। मैं भी इस बात से बचता नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि वो फला जिम्मेदार है। लेकिन जब कभी हमारे बीच में लैप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है तब ये परिस्थिति बनती है। अन्यथा अच्छी चीज़ किसको बुरी लगेगी? सबको लगता है कि ये अच्छा है। तो दूसरी बात है कि हम अपने शायद जो उद्योगपति हैं उनमें वो भरोसा पैदा नहीं कर पाए कि हम वैल्यू एडिशन के लिए उनको उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर उनके अपग्रेशन के लिए लेकर आए। तो ये लैप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ही लगता है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, तो हम इस गलती से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब आप ये पूछते हो तो मैं दूसरे को दोष देने की बजाय हम जो महाकौशल के जनप्रतिनिधि हैं हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं, किसी और को मैं दोषी नहीं मानता। नहीं, ये आपका बड़प्पन है और यही वजह है कि हम लोग प्रहलाद पटेल जी को इसलिए जानते हैं कि जो खुलापन, बेलौसपन और जो आप अपनी सच्चाई जो मानते हैं, इसलिए आपकी हम लोग कद्र भी करते हैं। मगर जबलपुर में 24 जुलाई 24 को इन्वेस्टर समिट हुआ था, जैसे रीजनल इन्वेस्टर समिट थे, हम सब भी आए थे, आप भी यहाँ आए थे। तब कहा गया था कि 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निवेश प्लान आए हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं क्या उनमें से कुछ बात आगे बढ़ी है या वो सारे सिर्फ कागज़ पे ही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा आप लोग भी बहुत करते हो और पहले भी ये आंकड़े आते रहे हैं। जी। मुझे इस बात पर ज़रूर कहना है कि जब तक हम रूरल इंडस्ट्रीज़ को खड़ा नहीं करेंगे,
बड़ी इंडस्ट्री के नीचे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो इतना सारा खनिज है, उसके आधारित जो इंडस्ट्रीज़ आई हैं उनमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिली है। मैं रीवा की बात भी कर सकता हूँ, सागर की बात भी कर सकता हूँ। ये अच्छा है कि साल भर पहले हमने कोई एग्रीमेंट किया है, उस पर अब परिणाम आने लगे हैं। इंडस्ट्री के मामले में हम चुटकी बजाकर तो भाग्य और वजन नहीं देख सकते, जैसे वैसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो संतोषजनक है और लोग उस एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर वो शहर है, जबलपुर वो शहर था जो एजुकेशन का बहुत बड़ा हब माना जाता था। ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़, माने कई यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय थे, ऐसे 3 यूनिवर्सिटी। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी हालांकि बाद में बनी है, मगर ये वो हब था जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने पढ़ाई की है। रविशंकर शुक्ल जी और या तो जबलपुर में पढ़ाई करते थे, नागपुर पढ़ने जाते थे। अभी भी एजुकेशन का सेंटर तो है, मगर रोजगार का सेंटर नहीं बन पाया। तो लोग पढ़ लिख के यहाँ पे अधिकतर युवा पलायन कर जाते हैं, तो उसकी तरफ आपका ध्यान है? नहीं, मुझे लगता है कि हम जब ये बात कहते हैं कि पलायन कर जाता है, जहाँ आदमी को अवसर मिलेंगे, टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट के लिए अगर उसको दूर जाना पड़ रहा है तो वो जा रहा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से जा रहा है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो मजबूरी में जा रहा है। तो इसलिए आईटी हब हम नहीं है, इंदौर है। तो ये जो आइडेंटिटी है, मैंने कहा ना कि उस आइडेंटिटी के बारे में हमने कभी चिंता नहीं की कि हम अपना ब्रांड क्या बनाएंगे। जब तक आप कोई एक ब्रांड नहीं बनाएंगे, आप नकल नहीं कर सकते किसी की, और नकल करके आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। जबलपुर की अपनी तासीर है, जबलपुर की अपनी पहचान है, तो जबलपुर की आइडेंटिटी क्या होगी, इस पर ज़रूर विचार करना होगा। और मैंने आपसे कहा ना कि सामूहिक रूप से जब तक आप बैठ कर विचार नहीं करोगे, मैं सोचता हूँ एग्रीकल्चर में ऐसे हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि टूरिज़्म के अलावा कुछ और नहीं हो सकता जबलपुर की पहचान, ये एकांगी सोच कभी जबलपुर को बड़ा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। अभी कुछ दिनों पहले हमने उमा भारती जी का इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि जो हमारा मध्य प्रदेश है इतने सालों बाद भी एक मिडिल क्लास स्टेट बन के रह गया है। अभी वो ग्रोथ नहीं हो पाई है जो होना चाहिए पूरे प्रदेश की। तो आप चूँकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, तो आप इस बात से सहमत हैं? कैसा? एक मध्य प्रदेश की वैसी ग्रोथ नहीं हो पाई है जो साउथ के स्टेट्स की हुई है, महाराष्ट्र की हुई है, गुजरात की हुई है, मिडिल क्लास स्टेट बन के रह गया है। नहीं, मैंने जो बात पहले आपसे कही थी, एग्रीकल्चर में हमारा ग्रोथ देश में नंबर 1 पर है, लेकिन एग्रीकल्चर के ग्रोथ का जो दूसरा चरण है, जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो ये ग्रोथ आप पर भारी पड़ेगी। वो शायद वहाँ पर आकर हम कहीं ना कहीं अभी ठहरे हुए हैं। अब इसलिए हमको जो इंडस्ट्री पर जो फोकस किया है, आपको करना ही होगा। जब आप एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी ग्रोथ लेकर बैठे हैं, तो ये इस बोझ में सरकार ही दब जाएगी। तो आपने जो दूसरे सेक्टर में काम करना था, आपने वेलफेयर में अच्छा काम किया, आपने एग्रीकल्चर में अच्छा काम किया, लेकिन आपने अगर वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर के किसी सेक्टर को देना है तो बिना इंडस्ट्री के तो नहीं दे सकते आप। आपके पास में टैलेंट है, आपके पास बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स कहाँ हैं? आपके उसी ज़मीन में खड़े हुए जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनने अगर लीड किया होता तो वो भी सफल होते, शहर की और महाकौशल की आइडेंटिटी भी बनती, और मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है वो और भी सरप्लस करती। बिल्कुल सच कहा आपने कि निवेशक आए, इन्वेस्टर्स आए, तब कहीं जाके प्रदेश की ग्रोथ होगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार हर दूसरे साल एक बड़ा इन्वेस्टर समिट करती है, मगर अभी तक इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, बड़ी चिंता की बात है। आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि पिछले आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, उसकी तुलना में अगर कोई पिछले इन्वेस्टर्स मीट हुई है और उसके बाद साल भर के भीतर अगर लोगों ने परिणाम देना शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस स्पीड के बारे में देखना होगा, वो कितने % है। बिना उसको आकलन किए हुए हम पिछले आंकड़ों के आधार पर धारणा बनाए, मुझे लगता है ठीक नहीं। चलिए, कुछ आपसे राजनीतिक सवाल भी कर लेते, जो कि आप हैं यहाँ पे। पहला जी, SIR चल रहा है मध्य प्रदेश में, और SIR पे जो काम तो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मगर हमारा प्रदेश इसलिए चर्चा में आ रहा है कि यहाँ BLOs की मौत हो रही है, 4 BLO की मौत हो गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो SIR प्रोसेस है, भले ही चुनाव आयोग की है, मगर लगा कि नाम काटने की प्रोसेस है ये। नहीं, मुझे लगता है कि कोई BLO जिनका निधन हुआ है, जिस भी कारण से हुआ हो, उनके प्रति मेरी सहानुभूति भी है, श्रद्धांजलि भी है। लेकिन ये गिनती एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। SIR किसी की वोट काटने के लिए नहीं है। BLO को अधिकार ही नहीं है कि वो किसी का वोट जोड़ सके कि काट दे। वो तो कलेक्शन उसको करना है और ले जाकर देना है। जब भी कोई आपत्ति होगी तो वो जाकर उसके बाद में सबमिट करेगा। यदि आपसे मुझसे कागज मांगे जाएंगे तो मुझे जाकर देना है।
हाँ, अब ये जरूर है कि बीएलओ को ये अधिकार नहीं है कि किसी का वोट जोड़ दे या किसी का वोट घटा दे। चोरी रुक गई है। अब जो चोरी रुकने के कारण जिन जिन को कष्ट है उनकी तकलीफें सार्वजनिक रूप से दिख रही हैं। अब वो बीएलओ को कह रहे हैं क्या वोटर लिस्ट में काम करते समय कोई हादसा होता है तब तो गिनती नहीं गिनी गई? भाई ये भी तो वही काम है। क्या ये काम रुक जाना चाहिए? ये काम तो रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर जितने प्रधानमंत्री हुए हैं अधिकांश के समय में एसआईआर हुआ है। ये बात देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। लेकिन ये देश धर्मशाला नहीं हो सकता। जो देश का नागरिक है वोट का अधिकार उसी के पास होना चाहिए। हर किसी के पास कैसे हो सकता है? तो ये बात हमारी नई पीढ़ी को समझ में आनी चाहिए कि एसआईआर किसी के खिलाफ नहीं है। एसआईआर इस बात की गारंटी देता है कि जो भारत का नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा। मुझे लगता है इस पर तो सबको गर्व होना चाहिए। इसमें तकलीफ जिनको हो रही है उनसे पूछना चाहिए कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से ममता बनर्जी खुल के आ गई हैं एसआईआर के खिलाफ कि वो यहाँ होने नहीं देंगी और कह रहे बीजेपी का एजेंडा है, किसी का नाम कटने नहीं देंगी, तो ये नहीं लग रहा कि संघीय व्यवस्था कहीं संघीय व्यवस्था में ये हिमाकत करना वास्तव में हमारे पूरे तंत्र का विरोध करना है और ये संभव इस देश के भीतर नहीं है। बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति सबको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कहाँ से जाते हैं और कहाँ देश में फैलते हैं। हाँ, मैं भी उन चुनाव में गया हूँ और महीनों तक वहाँ पर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वोट के लालच में इस सीमा तक जाना ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन विरोध के नाम पर अगर कोई ये विरोध करता है तो उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। देश का संविधान इतना मजबूत है कि हर समस्या और हर चुनौती का समाधान देने में वो समर्थ है। चलिए बहुत बहुत कुछ जनता भी आपसे बात करना चाहती है। हम चाहते हैं कि कुछ एक दो सवाल सामने से ले लें। अमर, कौन पूछेगा सवाल? यदि किसी को प्रहलाद जी से सवाल पूछना है महाकौशल के विकास को लेके या जो बातें उन्होंने कही कि अभी हम ब्रांडिंग करने में पिछड़ गए हैं। नमस्कार मंत्री जी, आपको अभी आपने जो बातें कही मैं उससे सहमत हूँ कि हमारे जबलपुर को जो पहचान मिलनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, वो कुछ कारणों से नहीं मिल पाई। तो कुछ जैसे मेरे सुझाव हैं। पूर्व में भी जबलपुर मध्य प्रदेश का कैपिटल बनते बनते रह गया किसी कारण से। पूर्व में आपने देखा कि कुछ आपकी कैबिनेट्स की बैठक यहाँ हुई हैं, तो क्यों ना भविष्य में जबलपुर में कैबिनेट की बैठक लगातार हो। और क्या हमारे जबलपुर को उपराजधानी नहीं बनाया जाना चाहिए? आप महाकौशल कहिए, जबलपुर मत कहिए। अभी इसी बात को लेकर अभी 8 और 9 तारीख को खजुराहो में तो महाकौशल के हिस्सों में कैबिनेट होगी। अभी बीच में संग्रामपुर हुई थी जब रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती का मामला था। तो फोकस तो हुआ है और ये फोकस कोई इसलिए नहीं कि हम बहुत पीछे रह गए। निश्चित रूप से ये होना ही चाहिए और इसलिए अभी 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट है जी। मगर उस कैबिनेट बैठक से भी ऐसा लगता है कि बस एक बैठक होकर खत्म हो जाती है। क्या उस बैठक में कुछ चर्चा होती है? संग्रामपुर में बैठक हुई तो एक एग्जीबिशन तो लगा दी गई आपने कि उस इलाके के में क्या क्या गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर कि उस इलाके के विकास के लिए कुछ बात होती है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो खजुराहो में है 8 तारीख को जो हमने जितनी समिट्स की हैं उसकी समीक्षा होगी। बाकी डेवलपमेंट पर भी विचार होगा कि हम प्रायोरिटीज़ कैसे डिसाइड करें जी। ऐसा नहीं है कि खाली कैबिनेट होगी। कैबिनेट तो 9 तारीख को होगी, 8 तारीख को रिव्यू होंगे कि हम मिनिस्ट्री के तौर पर भी हम क्या संतुलित विकास कर सके हैं क्या। उसके पहले जब प्रधानमंत्री आए थे, जब मैंने प्रधानमंत्री जी ने हमारे नए पंचायत भवनों का, अटल ग्राम सेवा सदनों का पहली किस्त जारी की थी, वो खजुराहो से ही हुई थी। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं कि हमारे पास फोकस एरिया नहीं है, फोकस एरिया है और हम उस फोकस एरिया को ध्यान में रखकर आगे बढ़ भी रहे हैं। अमर, किसी को और सवाल पूछना है तो? सर नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय मौर्य है और मैं नचिकेता महाविद्यालय से छात्र हूँ। तो सर एक्चुअल में ना हम लोग स्टूडेंट हैं, तो पहले हम लोग के स्टूडेंट जैसे ही सवाल पहले आपसे रहेगा कि सर आपकी सरकार जो है शिक्षा के लिए क्या क्या कर रही है? कितनी उम्र है आपकी? सर 19 साल। 19 साल। शिक्षा के लिए जो अवसर आप लोगों के पास है वो हमारे समय में तो शायद कम थे।
और शायद हम लोग कम लोग भी थे जो यहाँ तक गांव से यहाँ तक आ पाते थे। आज अवसर तो है, अवसर में कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, तो जितनी फैकल्टीज़ आपको हो सकती है वो सारी उपलब्ध है और आपके पास में है। अब तो हमें तय करना है कि हमारी अपनी प्रायोरिटी क्या है। जहाँ तक सवाल पढ़ने का है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उनको जो आर्थिक मदद और सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि किसी राज्य से कम है, बल्कि कई जगह हम उससे ज़्यादा बेहतर सहयोग कर पा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई गुलदस्ता की तरह हम देखते हैं तो हमें कहीं सहयोग में कमी नहीं लगती और अवसर भी आपके सामने है, ऐसा नहीं। हाँ, यदि आपको लगता है कि ये फैकल्टी नहीं है, हम लोगों के समय हमारे यहाँ ज्योलॉजी साइंस कॉलेज में होती थी या फिर सागर में होती थी, बाकी कहीं नहीं होती थी। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज़ें समय के आधार पर आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ज़रूरी है, अगर वो कोई चीज़ कमी दिखती है तो ज़रूर इस पर से क्वेश्चन करना चाहिए। अन्यथा मध्य प्रदेश में वातावरण में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के वातावरण में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एजुकेशन पर लगातार बहुत अच्छा काम हुआ है, रोजगार के उस पर काम करना बाकी है। संजीव जायसवाल, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पास में, तो बच्चे लोग अपने अच्छे बच्चे बाहर जा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आ रही यहाँ पे। मेरा बेटा खुद अभी पूना गया है और यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आ रही 3 साल से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि देश में क्या विदेश में नाम है इसका। तो इसके लिए नहीं, ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं किसी फैकल्टी में होगा। जी जी, नहीं, किसी फैकल्टी में होगा। आईटी में था वो, पूना चला गया। तो आईटी बोलो ना। जी जी, बाकी में तो प्लेसमेंट हुआ है, मुझे लोगों ने बताया। आईटी तो स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि आईटी में नहीं आ रहा। जी जी, ये बोल सकते हैं। जी जी, नहीं, निश्चित ही चिंता नहीं, जबलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज तो बड़ा फेमस रहा है हमेशा से। बाकी और अंश, मेरा एक सवाल है आपसे। हम लगातार सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल अब युवा नेतृत्व पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सीनियर लीडर अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वही कई जगह पर ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सर, राजनीतिक दल की मैं बात कर रही हूँ, युवा नेतृत्व की बात हो रही है, लेकिन युवा नेतृत्व को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सीनियर लीडर आपका। जितनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी बदल की प्रक्रिया की है, कोई दूसरी पार्टी में नहीं है। दूसरी पार्टी में तभी संभव था जब उनके पिताजी नहीं रहे तो बेटा बन गया, अन्यथा भाजपा में तो ऐसा नहीं है। अगर आपको जैसे मान लो हम लोगों से आपत्ति होगी, तो हम लोग तो बहुत छोटी उम्र से हो गए, तो अब तो चलते चलते हम ही लोगों को लगने लगा है कि इतने लंबा समय हो गया है, तो वो अलग बात है। लेकिन उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन चुनाव इतने लड़ लिए, तो हम भी मानते हैं कि कोई नया आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ संकट नहीं है। नहीं, वो सामने युवा नेता तो बैठे ही, अभिलाष बैठे हैं, पहली बार के विधायक हैं, युवा मोर्चा में थे और अब विधायक बने हुए हैं। नहीं बीजेपी से हो रहा बरगी। बीजेपी सिर्फ एक मात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी, आदरणीय भाई साहब यहाँ पर विराजमान है, जो अपनी सीनियर पीढ़ी के साथ जूनियरों के साथ मिलाकर काम करता है और जूनियर भी सीनियरों के अनुभव से काम करने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। सर, एक सवाल मेरा है। सर प्रणाम, मेरा नाम अमर है। मेरा राजनीति से हटके थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है आपसे कि देश में एक अलग तरह की बहस इस समय चल रही है कुत्ता पालने को लेकर और कुत्ता घुमाने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, इसके बाद कई संगठन एक्टिव हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया और ये देश में एक अलग तरह की बहस चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग कुत्ता बहुत खुशी खुशी पालते हैं, अपने बेडरूम में गाय नहीं पाल सकते हैं। गाय लोगों को दिक्कत है, लेकिन कुत्ता पालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ऐसे समय हमने एक वीडियो देखा कि पीएम मोदी ने अपने घर में गाय पाली, छोटी वाली, और जो बड़ी नहीं होती, आप उसको घर में आसानी से रख सकते हैं। और हम लोग को जानकारी मिली कि आप भी अपने घर में वो गाय लेकर के आए हैं, छोटी वाली दुर्लभ गाय, जिसके दर्शन के लिए लोग इधर उधर दूर दूर जाते हैं, मथुरा जाते हैं। हम लोग चर्चा भी कर रहे थे एक बार। तो ये जो बहस है कुत्ता वर्सेस गाय वाली, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अलग अलग संगठन इस पर बात करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये बहस चला कौन रहा है? हम लोग तो बहस चलाने वाले नहीं हैं। हमारे घर में कुत्ता भी है, गाय भी है। हमारे यहाँ तोता पाले, कबूतर पाले, कुत्ता पालो, गाय पालो, जिसको मर्जी माता है। कुछ लोग तो शेर भी रख लेते थे।
अब प्रतिबंधित हो गया तो नहीं रखते। ये तो नरसिंहपुर जिले में एक चिन्ह था तो शेर रख लिया था महाजन जी ने। तो हमारे यहाँ प्रतिबंध नहीं है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं ये अनावश्यक बहस में उलझाने की बातें है। गौ सेवा अलग बात है, कुत्ते को रखना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन इसमें कहीं टकराहट है। ये जो तमाशा खड़ा करने वाले लोग हैं इन पर मेरे जैसे लोग कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ। आप जाइए भोपाल या पर चले जाइए गोटेगांव, दोनों जगह आपको कुत्ता भी मिल जाएगा, घोड़ा भी मिल जाएगा, गाय भी मिल जाएगी, भैंस भी मिल जाएगा। तो ये तो बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। आप लेबर मिनिस्टर भी हैं और अभी केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। जो श्रम कानून में तकरीबन चार बड़े बदलाव किए हैं, तो एज अ लेमैन लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये बदलाव इसलिए किया कि बड़े इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा। क्या ऐसा है? मैं इस बात के लिए हृदय से आपका धन्यवाद दूंगा। श्रम कानूनों में लोगों की एक तो समझ नहीं है, लोगों ने उसको पढ़ा नहीं। दूसरा, जो श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो प्रायः ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मामले में नहीं है। अब जब ये लोग कहते हैं कि आप उद्योगपतियों की मदद कर रहे हो, तो मैं पूछता हूँ कि गांव में अगर कोई किराने की दुकान खोलकर बैठा है तो क्या आप उसे उद्योगपति मानते हो या फिर आप उसको जीवन पालन करने वाला या गांव का सहयोगी मानते हो? सरकार ने उसमें जो अमेंडमेंट किया है वो ये किया है कि जिस दुकान में 20 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी श्रम अधिकारी बिना श्रम आयुक्त के बगैर पूछे जा नहीं सकता। आप जबरन में जाकर डंडा नहीं पटक सकते हो। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। अब पेनाल्टी लग जाएगी, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, आपको फिजिकल जाना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। जी नहीं, आप घर से अपना रजिस्ट्रेशन करिए, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन इसलिए करना होगा कि कल के दिन होम मिनिस्ट्री हमसे मांगे कि आपके यहाँ पर कितने शॉपकीपर हैं। कोई टैक्स और नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं है उस पर। पेनाल्टी सिर्फ इस बात को लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 500 रुपये पेनाल्टी है, लेकिन आपको जाना नहीं है, आप जाकर ऑनलाइन करिए। तो जो लोग छोटे मोटे कारोबार में लगे हैं, जिनको हम आप कहते हैं, आप भी वही प्रश्न कर रहे थे कि जो लघु उद्योग वाले लोग हैं जिनके यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ डंडा मत पटकिए। अगर वो 20 से ऊपर जाएगा तो EIC में वो अपने आप कवर होगा, उसके बाद में उस पर कानून लगेंगे, वो अपना टैक्स स्लैब में जाएगा, बाकी चीज़ें उसकी होंगी, श्रम कानून उसके बाद अप्लाई होंगे। तो एग्जेम्पशन किन लोगों को है? एग्जेम्पशन उद्योगपतियों को नहीं है, एग्जेम्पशन उन लोगों को है। मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता था, तब मैं पूछता था, मैंने सवाल किया, मेरा चार्टर है अभी वो रिकॉर्ड में, मैंने कहा कि एक आदमी सड़क के किनारे बाल बनाते बनाते 5 साल में सरकार से लोन लेता है, वो जाके दुकान खोल लेता है, बाल वही बना रहा है, उसका बेटा बना रहा है साथ में। आप अचानक रातों रात उसको कहते हैं ये ट्रेडर हो गया। ये तो मजाक है ना कि भाई वो बाल बना रहा है खुद ही अपने बेटे के साथ, लोन लेके उसने अपनी दुकान क्या बना ली, आपने उसको लेबर से ट्रेडर बना दिया। परिभाषा ही नहीं थी उसकी। अभी भी मजदूर की परिभाषा तय करना कठिन है। तब कहीं जाकर सरकार ने सोचा कि जो लोग परिश्रम से गांव में छोटी मोटी दुकानदारी या छोटा मोटा कोई रोजगार करते हैं, 2-4-5 लोगों को साथ में लेके करते हैं, उनके सामने ऐसे श्रम कानूनों की आफत मत डालिए, उनको रिलैक्स रखिए। हाँ, अगर वो उससे ऊपर ग्रो करते हैं तो वो टैक्सेशन के स्लैब में भी आएंगे, श्रम कानून के भी स्लैब में आएंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी उद्योग को लाभ हो सकता है। हाँ, सुविधा देना तो बुरी बात नहीं है, ये दबाव में क्यों रहना चाहिए कि कोई आएगा हमको खटखटाते ही रहेगा। ये जो अफसरशाही का डंडा था ना, उसको कम किया है और मैं मानता हूँ कि ये देश के लिए बेहतर होगा। कोई आदमी व्यापार कर रहा है तो उसको स्वतंत्रता से व्यापार करने दीजिए, जब वो कानून की जद में आएगा तो उसके ऊपर उसके कानूनी कार्रवाई होगी। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, चूँकि आप हर विषय पे अपनी एक बेबाक राय रखते हैं। देश के 12 राज्यों में ऐसी स्कीम्स चल रही हैं महिलाओं को लेकर, DBT जैसी, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली चल रही है, हर राज्य में अलग अलग नाम से चलने लगी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन चलता है, ऐसे 12 राज्यों में चल रही हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना पे जितना खर्च हो रहा है वो पूरे प्रदेश के बजट का 5% होता है, और इतना ज़्यादा पैसा इन योजनाओं में खर्च हो रहा है। तो एक सर्वे आया है कि ऐसे में GDP पे बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस दिन ये योजना शुरू हुई थी तब चुनाव चल रहे थे। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत सरकार जब भी कोई योजना शुरू करती है तो उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करती है, थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है। ऐसी योजनाओं का थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए।
इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अगर इम्पैक्ट असेसमेंट ये कहता है कि सोशल तरीके से या इकोनॉमिकल तरीके से ग्रोथ देती है वो चीज़, हमारे समाज में महिलाओं के बारे में पढ़े लिख जाने के बावजूद भी जो परिस्थिति है उसे अभी भी आप नकार नहीं सकते। और इसलिए कई बार स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए अगर वो चीज़ सहायक साबित हुई है तो इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ, लेकिन मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूँ कि 5% चला गया बजट का इसलिए बंद कर दो। मैं इससे सहमत तब तक नहीं हूँ जब तक इम्पैक्ट असेसमेंट या थर्ड पार्टी असेसमेंट ना हो। मैं नहीं मानता कि इस पर कोई आलोचना होनी चाहिए या कोई सवाल उठने चाहिए। हालांकि सर्वे करने वाली एजेंसी ने माना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो पर आप दोनों बातें आप ही कह रहे हो, लेकिन जब मैं चुनाव के समय में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस समय कहा था कि इन योजनाओं का थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए, जब कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था। चलिए प्रहलाद जी, आप यहाँ आए, विस्तार न्यूज़ को समय दिया, हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपको बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत